हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमारा चल रहा था, जिसमें आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने कैश बुक पढ़ाया था। अगर आपको कैश बुक का अच्छे से नॉलेज है, आप जानते हो कि कैश बुक किस तरीके से बनाया जाता है, तो आप इस चैप्टर को आसानी से समझ लोगे। कैश बुक में मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक पढ़ाया है, तो आपको दोनों का नॉलेज होना होगा। सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश कॉलम होता था, और डबल कॉलम कैश बुक मतलब जिसमें कैश कॉलम भी होता था और एक बैंक कॉलम भी होता था। मतलब बिजनेस का जितना भी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होता है या चेक के थ्रू होता है, उसको हम कैश बुक के बैंक कॉलम में दिखाते हैं। अगर पैसा आ रहा है तो बैंक कॉलम में उसको हम दिखाते हैं, अगर पैसा जा रहा है मतलब डेबिट करते हैं, और अगर पैसा जा रहा है तो बैंक कॉलम को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये तमाम बातें मैंने आपको बता दी है कैश बुक में। कैश बुक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को जानने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। मतलब ये कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में, जब क्लास 11 का मैंने फर्स्ट वीडियो शुरू किया था यूनिट 1 में, तो उस समय मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में, जिसमें बिजनेस स्टार्ट होता है, फिर उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, फिर उसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज एंड इंटरप्रेट करते हैं, एंड देन उसे हम कम्युनिकेट कर देते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। यानी अगर ये चैप्टर हम पढ़ते हैं तो हम जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट उसमें हमारा कोई भी हिस्सा नहीं होगा, उसमें कोई भी सहयोग नहीं करेगा। मतलब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको फाइनल अकाउंट में कहीं भी नहीं दिखेगा, यानी वो अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, और फाइनल अकाउंट बनाने में बैंक रिकन्सिलिएशन कहीं भी नहीं आएगा। अब सवाल उठता है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते क्यों हैं? बात को समझिएगा। हम बिजनेस में कैश बुक मेंटेन करते हैं। बिजनेस में हम क्या मेंटेन करते हैं? कैश बुक। कैश बुक क्यों मेंटेन करते हैं? बिजनेस में कितना कैश आ रहा है या बिजनेस से कितना कैश जा रहा है, इसके लिए हम लेजर में कैश अकाउंट बनाते थे, और कैश अकाउंट कैश का जो ट्रांजैक्शन होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, इसीलिए हम कैश अकाउंट को हटा करके एक बुक बना लिए जिसे हम कैश बुक बोलते हैं। और कैश बुक क्या था? कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। मतलब जो भी कैश आएगा वो डेबिट होगा और जो भी कैश जाएगा वो क्रेडिट होगा। मतलब सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कैश हमारा रियल अकाउंट है, इसीलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी पैसा आएगा बिजनेस में उसे हम डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी पैसा बिजनेस से जाएगा उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये तो हमने कैश बुक में पढ़ लिया है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश बुक में हमने डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा है, और हम यहां पर बना रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो जो हमने डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा है उसमें हमको जिस कॉलम से मतलब है वो सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब है। मतलब बिजनेस का वो ट्रांजैक्शन जो बैंक के थ्रू होगा, हमें सिर्फ उससे मतलब है। तो हमें कैश बुक में किस कॉलम से मतलब है बच्चे? बैंक कॉलम से सिर्फ मतलब है। कैश कॉलम को हम यहां पर नहीं रिकॉर्ड करेंगे, या यहां पर हम कैश कॉलम बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि कैश बुक में बैंक कॉलम क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो भी पैसा बिजनेस में आया वो कैश बुक के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, और जो भी गया वो क्रेडिट साइड यहां पर रिकॉर्ड होगा। अब बिजनेस तो मेंटेन कर रहा है कैश बुक, लेकिन बैंक क्या मेंटेन कर रहा है? बैंक जो है वो मेंटेन कर रहा है पासबुक। यहां पे हम लिखते हैं पास बुक। बैंक तो पासबुक मेंटेन कर रहा है। यह साइड होगा आपका डेबिट साइड और इस साइड होगा आपका क्रेडिट साइड। अब कैश बुक में बैंक कॉलम को हम डेबिट करते हैं, इसका मतलब बैंक में हमारा पैसा आया है। तो पासबुक जो है
जो हम डेबिट करते हैं वही पासबुक क्या करता है, उसको क्रेडिट करता है। यानी अगर इस साइड हम प्लस लिखे हैं तो बैंक में किस साइड हम प्लस लिखेंगे, पासबुक में क्रेडिट साइड हम प्लस लिखेंगे। अब इसका रीजन भी बताएंगे। जो भी पैसा पेमेंट किए हैं, जो भी पैसा गया है, कैश बुक में हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लेकिन पासबुक में हम पेमेंट को किधर साइड दिखाएंगे, यानी जो भी पैसा गया है अकाउंट से कटा है उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। रीजन बताते हैं। कैश बुक पे मान लीजिए कि आपके पास 5,000 रुपये आया चेक के थ्रू, तो आपके पास पैसा आया, आप कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड में, क्योंकि पैसा आया है। कैश बुक के बैंक कॉलम के में आप इसको रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड। अच्छा, आप जो पैसा आपके पास आया है वो पैसा बैंक में भी जमा होगा। अब जब पैसा बैंक में आप जमा होगा 5,000 रुपया, तो वो इस साइड में दिखेगा। अब क्यों दिखेगा, क्योंकि ये पैसा बैंक के ऊपर लायबिलिटी है। आपका पैसा जो आप बैंक में आपने पैसा जमा किया है वो बैंक के ऊपर क्या है, लायबिलिटी है। और जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है ना। जब लायबिलिटी बढ़ता है तो अच्छा यहाँ पर बताओ, पासबुक मेंटेन कर रहा है बैंक, और बैंक के ऊपर लायबिलिटी बढ़ा, आपका पैसा बैंक में जमा है तो बैंक का लायबिलिटी बढ़ा, इसीलिए बैंक ने 5,000 रुपये को क्रेडिट किया। आपने, यानी कैश बुक आप मेंटेन कर रहे हो, आपने उसको डेबिट किया और बैंक वाले ने क्रेडिट किया, क्योंकि बैंक के ऊपर लायबिलिटी बढ़ा। तो यहाँ जो प्लस होगा वो डेबिट साइड में जो आप प्लस करोगे, यानी जो पैसा आएगा आप डेबिट साइड में कैश बुक में दिखाओगे, वही चीज़ जो है पासबुक में आपको क्रेडिट साइड में प्लस दिखेगा। इधर साइड आप पेमेंट करते हो, मान लो आपने 1,000 रुपये का यहाँ पर पेमेंट किया, पैसा चला गया, कैश बुक के क्रेडिट साइड में आपने रिकॉर्ड किया, क्रेडिट वाट गोज आउट। लेकिन बैंक वाला इसको क्या करेगा, बैंक वाला इसको डेबिट करेगा। क्यों, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। अब 1,000 आपने पेमेंट किया, यानी पैसा निकाल लिया आपने, तो 1,000 से बैंक की लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी बढ़ा था तो क्रेडिट हुआ था, लायबिलिटी घटा तो डेबिट हुआ। मतलब इधर प्लस, कैश बुक में डेबिट साइड प्लस, तो पासबुक में क्रेडिट साइड प्लस, और कैश बुक में क्रेडिट साइड माइनस, तो डेबिट साइड प्लस। अब आप प्लस माइनस को लिखना नहीं है, सिर्फ हम बात को समझने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है। अब कैश बुक बिजनेस मेंटेन कर रहा है और पासबुक जो है वो बैंक मेंटेन कर रहा है, ऐसा नहीं है ना। अच्छा, पासबुक तो रखता तो बिजनेसमैन ही है, यानी बिजनेस में ही पासबुक है, लेकिन मेंटेन कौन कर रहा है, बैंक वाला उसे मेंटेन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पासबुक आप अपने घर पर ही या अपने बिजनेस में अपडेट कर लोगे, उसके लिए तो आपको बैंक जाना होगा और वहाँ पर पासबुक को अपडेट करना होगा। तो पासबुक अपडेट करेगा कौन, बैंक वाला, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन जो बैंक का है वो पासबुक में रिकॉर्ड हो रहा है, और उसको रिकॉर्ड जो कर रहा है, यानी जो मेंटेन कर रहा है, वो बैंक मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, सवाल ये उठता है, या क्या मतलब है इसका। देखिए, फर्म की, किसी भी बिजनेस फर्म की या बिजनेस की अपनी मर्जी, वो चाहे तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए या चाहे तो ना बनाए, वो उसकी मर्जी। कोई कंपलसरी नहीं है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना ही है बिजनेस को। क्यों मेंटेन कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कैश बुक और पासबुक दोनों मैच नहीं करता है, दोनों को मैच करना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपके पास 5,000 रुपये आया है तो आप कैश बुक के डेबिट साइड में, यानी बैंक कॉलम में 5,000 रुपये दिखाओगे। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट में भी 5,000 रुपये होना चाहिए। क्लियर है बात। आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो, आप कैश बुक देख रहे हो, बैंक कॉलम में 5,000 रुपये है, तो इसका मतलब बैंक में यानी पासबुक में भी 5,000 रुपये होना चाहिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी इसके बीच में, यानी कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस आ जाता है, और इस डिफरेंस को सुधार करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी रिकंसिलिएशन का मतलब यहाँ पे होता है सुधार करना, और सुधार करने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब कैश बुक और पासबुक के बीच में कोई डिफरेंस है तो उसे सुधार करने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, जिसे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पे कहते हैं। क्लियर है बात।
इसीलिए हम बना रहे हैं आपका BRS, इसे शॉर्ट में कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसे हम कहते हैं। अब दोनों के बीच में डिफरेंस है, अगर यहां भी 5000 है, यहां भी 5000 है, कोई डिफरेंस है नहीं, तो इसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लेकर के नहीं जाएंगे। लेकिन अगर यहां हमने 5000 रिकॉर्ड किया है कैशबुक में और यहां पर 5000 रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो 5000 से डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करके रिकंसाइल करेंगे, सुधार करेंगे, जिसे हम कहेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बस इतनी सी ही बात है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और डिफरेंस का जो भी रीजन है, जो भी उसको सुधारना है, वो हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ला करके उसको हम सुधार देंगे। क्लियर है बात? तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसीलिए हम BRS बना रहे हैं। अगर दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा तो बिल्कुल सही है, बिजनेस बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, तब BRS बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिफरेंस होता है, बहुत सारा उसका रीज़न है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। कुछ बातें जानना ज़रूरी है जो मैंने आपको बताया। BRS यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, ये 1 नंबर का सवाल पूछता है। दूसरा जो है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो BRS वहाँ पर कहीं भी हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा है ही नहीं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कैशबुक का डेबिट बैलेंस जो है वो प्लस में है, आपके फेवर में है, प्लस में है यानी आपके फेवर में है, तो कैशबुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस कहलाता है। 1 नंबर का सवाल पूछेगा आपसे कि कैशबुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है और कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या है, चूंकि माइनस में है तो वो अनफेवरेबल बैलेंस है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस चूंकि प्लस में है तो वो फेवरेबल बैलेंस है और डेबिट बैलेंस है तो वो अनफेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल मतलब जो आपके हक में है, मतलब जो प्लस में है, और अनफेवरेबल का मतलब हो गया जो आपके हक में नहीं है, मतलब माइनस में है। तो कैशबुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल और माइनस क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस और डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस। यहां तक क्लियर है? अब हम आते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। BRS का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। मैंने जो बताया बस उसी बात को अब यहां पे हम रिपीट करेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकंसाइल। प्रिपेयर्ड किस लिए किया जाता है? तो रिकंसाइल करने के लिए, यानी सुधार करने के लिए। द डिफरेंस बिटवीन, जो कि डिफरेंस आता है बिटवीन किनके बीच में जो डिफरेंस आता है? बैंक बैलेंस सोन बाय द कैश बुक, बैंक बैलेंस सोन बाय द पासबुक, है ना। हम बैंक बैलेंस की यानी कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। तो बैंक बैलेंस सोन बाय द कैश बुक एंड पासबुक, तो उनके बीच में जो डिफरेंस आता है, मतलब यहां 5000 है और यहां भी 5000 है, यहां पर मान लो, तो कोई डिफरेंस नहीं आया, तो रिकंसाइल करने की, सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिफरेंस आया, यहां पर 5000 है और यहां पे 5000 नहीं है, तो इसको रिकंसाइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब डिफरेंस 1 रुपये का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 5000 है, यहाँ पे 5000 है, यहाँ पे 4000 है, तो 1000 का डिफरेंस हुआ। यहाँ पे 5000 है, यहाँ पर आपका 4500 का डिफरेंस है, तो 500 को हम सुधारेंगे BRS में ला करके। तो जितने का डिफरेंस है हम उतने को BRS बना करके, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना करके सुधारेंगे। क्लियर है? बिजनेस को क्या चाहिए? बिजनेस को चाहिए कि दोनों मैच करे। यहां भी 5000 है और यहां भी 5000 है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तब तो सही है। लेकिन कई बार दोनों में डिफरेंस होता है और डिफरेंस होने की वजह से काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है बिजनेस को कि यहाँ पर तो मेरा पैसा इतना इतना शो कर रहा है, बैंक में उतना पैसा है ही नहीं। तो अगर हम किसी को चेक से पेमेंट करना चाहेंगे, यहाँ पर तो दिख रहा है और यहाँ पर देख करके कहेंगे कि हाँ मेरे अकाउंट में 5000 रुपया है, हम किसी को चेक काट के दे दिए कि लीजिए आप जाकर के मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लीजिए, जबकि एक्चुअली में यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं है, तो वो तो चेक जो है डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो इन सब को, या फिर आपकी इंसल्ट हो जाएगी, आपने किसी को चेक दिया और पता चला आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो कैसे बिजनेसमैन हुआ। तो इन सब को ठीक करने के लिए हम BRS बनाते हैं। अब क्या क्या रीजन है दोनों के बीच के डिफरेंस का, ये हम 1 बाय 1 करके समझते हैं कि कैश बुक और पासबुक के बीच में क्या किन किन रीजन से
डिफरेंस क्रिएट होता है और उस कारण से हमको बीआरएस बनाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला आपका काउजेस ऑफ डिफरेंसेस इन दी कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। तो कैश बुक का जो बैलेंस है और पासबुक का जो बैलेंस है उसके डिफरेंस का क्या क्या कारण है। पहला है आपका डिफरेंसेस काउज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। जब हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो टाइम गैप, समय का अंतर होने की वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है। पहला क्या है टाइम गैप, देखिए चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। आपने किसी को चेक दिया कि लो बच्चा हम आपको चेक देते हैं, 10,000 रुपये का चेक काट के दिया। अब 10,000 का चूंकि आपने चेक काट करके दिया है तो मतलब आप पेमेंट कर रहे हो किसी को, अपने क्रेडिटर को ही पेमेंट कर रहे हो। 10,000 का चेक काट के दिया है तो कैश बुक के बैंक कॉलम में, याद रखिएगा हमको कैश बुक के कैश कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। आपने चेक दिया है, पेमेंट किया है, तो माइनस साइड में यानी क्रेडिट साइड में आएगा। 10,000 रुपये यहां पर हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब बैंक वाला यानी पासबुक में यहां पर डेबिट करता है इसको 10,000 को, डेबिट करता है 10,000 को। यहां भी माइनस हो गया, मतलब आपको दिख रहा है कि मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये कट गया, इशू किया मैंने चेक और यहां भी कट गया। इसको हम रिकनसाइल नहीं करेंगे। वहां से भी बैलेंस कट गया, वहां से भी पेमेंट हो गया, यहां से भी पेमेंट हो गया, इसको रिकनसाइल नहीं करेंगे। लेकिन चेक इशू किया गया है तो आप क्या करोगे, आप फटाफट, आपके बिजनेस में कैश बुक मेंटेन हो रहा है, आप इसको क्रेडिट कर दोगे 10,000 रुपये को, यानी आपने पेमेंट कर दिया। लेकिन जो क्रेडिटर था जिसको आपने पैसा पेमेंट किया था वो बैंक में उसको प्रेजेंट ही नहीं किया, तो बैंक वाले को तो सपना आएगा नहीं कि हम आपका बैलेंस या आपके अकाउंट से 10,000 रुपये यहाँ पर डिडक्ट कर ले, काट ले, यानी डेबिट कर दें। तो यहाँ पर जो है मैंने उसको क्रेडिट कर दिया और बैंक वाले ने अभी तक उसको डेबिट नहीं किया है क्योंकि चेक वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं किया गया है, वहाँ पर ले जाया गया ही नहीं है। वहाँ पर जब दोगे चेक तभी तो बैंक वाला उससे पैसा काटेगा आपके अकाउंट से, तो इसके वजह से डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहाँ पर माइनस कैश बुक हो गया लेकिन यहाँ पर कोई भी बैलेंस आपका नहीं कटा, दोनों के बीच में 10,000 से डिफरेंस आ गया। हम इसको सुधारेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना करके। तो पहला रीजन है यहाँ पर दोनों के बीच के डिफरेंस का, जिसके कारण हम बीआरएस में इसको ला करके सुधारेंगे। दूसरा क्या रीजन है हम देखते हैं, चेक्स पेड इनटू द बैंक। आपने एक चेक जो है पेड किया बैंक में फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। आपने एक चेक जो है पेड किया बैंक में, आपने चेक जमा किया कि मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा कलेक्शन के लिए, मान लो 6,000 रुपये का। तो आप फटाफट क्या करोगे, बैंक में आपने क्या किया, चेक पेड कर दिया कलेक्शन के लिए कि मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और चूंकि आप जो है यानी बिजनेस जो है वो कैश बुक मेंटेन कर रहा है, मान लो 6,000 रुपये का एक चेक था, तो आप तो प्लस साइड में करोगे कि मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन क्या लिखता है, नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, लेकिन अभी तक बैंक वाले ने उसे क्रेडिट नहीं किया है। इसका मतलब क्रेडिट यहाँ पर खाली है, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस होगा, दोनों जगह यहाँ भी 6,000 यहाँ भी 6,000 होता, तब तो हम सुधार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर 6,000 रुपये से आपने डेबिट कर दिया, आपको लगा कि मेरे अकाउंट में तो हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, मेरे अकाउंट में तो पैसा आ ही जाएगा। लेकिन बैंक वाले ने अभी तक इसको क्रेडिट नहीं किया है, मतलब प्लस नहीं किया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया और इस डिफरेंस को हम सुधारेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना करके। क्लियर है बात? और क्या रीजन है हम देखते हैं। पहला रीजन, दूसरा रीजन टाइम गैप की वजह से। तीसरा है आपका चेक्स पेड इनटू दी बैंक फॉर कलेक्शन। फिर से आपने चेक पेड किया, वही मान लो 6,000 रुपये का चेक पेड किया और सोचे कि मेरे अकाउंट में जो है पैसा आ जाएगा 6,000 रुपये। अब क्या हो गया, डिसऑनर्ड बाय बैंक, यानी आपको लगा था कि चेक का जो पैसा है वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन वो चेक क्या किया, वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, मतलब अकाउंट में पैसा था ही नहीं। अगर अकाउंट में पैसा होता, मतलब जो आपको पेमेंट कर रहा है, जो आपको पैसा चेक दे रहा है, उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तो यहां पर तो आपने प्लस कर दिया कि चेक मिला है, ठीक है, मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन यहां पर भी होना चाहिए था 6,000, तब तो डिफरेंस की कोई जरूरत नहीं थी, तब तो सुधारने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन
उसके अकाउंट में पैसा था ही नहीं कि आपके अकाउंट में पैसा ये डाल सकें। तो यहाँ पर तो आपने प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ पर डिसऑनर्ड होने की वजह से आपके अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया गया। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो गया। क्लियर है? अब इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना करके सुधारेंगे। तो ये तीसरा रीजन था दोनों के बीच में डिफरेंस का। अगर डिफरेंस नहीं है तो सुधारने की कोई जरूरत नहीं है, डिफरेंस है, ये सारा रीजन है, तो हमको सुधारने की जरूरत है। अब लिखता है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। मान लो बिजनेसमैन का जो है वो सेविंग बैंक अकाउंट भी है और इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट किया गया है, क्या अलाउ किया गया है बैंक की तरह। बैंक अलाउ करेगा इंटरेस्ट, तो सेविंग बैंक अकाउंट आप पैसा जमा करते हो और पैसा जमा करते हो तो बैंक वाला उस पर इंटरेस्ट देता है। मान लो 100 रुपये का इंटरेस्ट दिया बैंक, तो बैंक यानी पासबुक में प्लस हो जाएगा 100 रुपया, लेकिन इसका जानकारी आपको नहीं है तो डिफरेंस क्रिएट हो गया। बैंक वाले ने इसको क्रेडिट किया, आपको 100 रुपये से डेबिट करना था, तब तो बिल्कुल सही था, लेकिन आपने इसको डेबिट नहीं किया क्योंकि आपको इसका इंफॉर्मेशन ही नहीं था कि बैंक वाले ने मुझे इंटरेस्ट दिया है। दोनों के बीच में टाइम गैप की वजह से डिफरेंस आ गया और डिफरेंस आया तो हम इसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना करके इसको हम रिकंसाइल करेंगे, इसमें हम सुधार करेंगे। अब इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया कि आपने जितना बैंक में आपका बैलेंस था उससे ज्यादा आपने पैसा बैंक से विड्रॉ कर लिया, पैसा आपने निकाल लिया। कुछ कस्टमर को बैंक ये फैसिलिटी देती है कि वो ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। जैसे आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है, आपको ज़रूरत है 20,000 की, तो आप 20,000 रुपये से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो पैसे अपने अकाउंट से, और 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट यानी माइनस बैलेंस हो गया आपके बैंक अकाउंट में। तो 10,000 रुपये आपने निकाल लिया। अब 10,000 रुपये आपने जो निकाला वो ओवरड्राफ्ट हो गया। बैंक तो बिजनेस करने बैठी है ना, वो आपको फोकट में तो 10,000 रुपये उधार के तौर पे या लोन के तौर पे नहीं दे देगी, ओवरड्राफ्ट के तौर पे, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक। अब बैंक जो है ओवरड्राफ्ट आपने जो ज़्यादा निकाल लिया उस पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेगी, और इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो पासबुक में बैलेंस माइनस होगा, मतलब डेबिट होगा। बैंक वाला को मान लो ओवरड्राफ्ट पे 60 रुपये का इंटरेस्ट आपके अकाउंट से काट लिया, मतलब उसने डेबिट कर दिया। अब इसका इंफॉर्मेशन आपको नहीं था। अगर इसका इंफॉर्मेशन होता तो बैंक वाले ने डेबिट किया था, आप इसको क्रेडिट करते, तब तो बिल्कुल सही था। लेकिन बैंक वाले ने ओवरड्राफ्ट पे क्या किया, पैसा डिडक्ट कर लिया, डेबिट कर दिया, आपके अकाउंट से काट लिया, आपको इसका इंफॉर्मेशन नहीं है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया और इस डिफरेंस को हम सुधारेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना करके। क्लियर हो रहा है बात? इसके बाद बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। अब कोई भी बैंक जो है अगर एटीएम चार्ज काट रहा है या कोई अदर फैसिलिटी आपको मिला हुआ है बैंक के द्वारा तो उसका चार्ज काट रहा है, बैंक वाला कभी भी आपसे पैसा घर पर आके मांगने नहीं आएगा कि दीजिए देखिए हमने बैंक चार्ज काट रहे हैं या एटीएम चार्ज काट रहे हैं आपके अकाउंट से, तो आपसे पैसा मांगने नहीं आएगा, बल्कि जो भी पैसा लेना होगा बैंक को आपके अकाउंट से सीधा डिडक्ट कर देगा, काट देगा। तो मान लो यहाँ पर बैंक चार्जेस था या कमीशन चार्ज ने बैंक ने चार्ज कर दिया, आपसे पैसा मांगने नहीं आएगा। यहाँ पर मान लो बैंक चार्जेस या कमीशन चार्जेस टोटल 150 रुपये था और आपके अकाउंट से 150 रुपये डेबिट करके बैंक वाले ने काट लिया। इसका इंफॉर्मेशन आपको नहीं था तो आपने इसे क्रेडिट नहीं किया। दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया टाइम गैप की वजह से, तो हम इसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना करके सुधारेंगे। क्लियर है बात? एक एक रीजन। इसके बाद ये हो गया डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स इन द बैंक। अब बहुत सारे कस्टमर आपके ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली डिपॉजिट करते हैं। आपने उधार में सामान उनको बेचा और मान लो 2,000 रुपये देना था, लेकिन कस्टमर को आप साथ में अकाउंट का डिटेल भी देते हो। बार बार कस्टमर आपके दुकान पे आकर ज़रूरी नहीं कि पैसा दें,
वो कस्टमर जो है डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर देंगे थ्रू इंटरनेट या किसी भी तरीके से वो ट्रांसफ़र कर देंगे आपके अकाउंट में बैठे बैठे घर में, बार बार दुकान में आने की क्या ज़रूरत है। तो कस्टमर जो है वो डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया आपके बैंक अकाउंट में। मान लो 2000 का सामान उधार में बेचे थे और वो आपको आपके अकाउंट में 2000 रुपये ला करके डिपॉजिट कर दिया डायरेक्टली, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, आपका अकाउंट का सारा डिटेल उसके पास था, उसने डायरेक्टली आपके अकाउंट में 2000 रुपये ट्रांसफर कर दिया। तो पासबुक में क्रेडिट साइड हो जाएगा, प्लस साइड हो जाएगा, आपके अकाउंट में 2000 रुपये आया, लेकिन आपको इसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो टाइम गैप की वजह से, मतलब कैश बुक में और पासबुक में दोनों में डिफरेंस आया, और इस डिफरेंस को हम सुधारेंगे क्या बना करके, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना करके। क्लियर है बात। इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट या डिविडेंड, मान लो आपने किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदा हो या किसी कंपनी का शेयर खरीदा हो, तो बैंक वाला जो है इसको कलेक्ट करेगा, क्योंकि बैंक एक एजेंट की तरह काम करता है, वो आपका सारा काम कर देगा, आप जो उसे ऑर्डर दोगे वो उस काम को करेगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट और डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश यानी प्रॉफिट का हिस्सा, लाभ का अंश यानी प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिलेगा। तो आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया होगा, बदले में आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा जो बैंक उसको कलेक्ट कर लेगा, कलेक्टेड बाय द बैंक, और कलेक्ट करेगा पैसा तो आपके अकाउंट में इसको डिपॉजिट कर देगा यानी क्रेडिट कर देगा। तो मान लो 1000 रुपये इंटरेस्ट या डिविडेंड आया, आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया होगा, उसका इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आया और बैंक वाले ने इसको क्रेडिट कर दिया आपके अकाउंट में। तो क्रेडिट कर दिया मतलब प्लस कर दिया, आपके अकाउंट में पैसा आ गया। इसका इन्फॉर्मेशन आपको नहीं था। अगर इन्फॉर्मेशन होता तो 1000 को आप क्या करते हैं, यहाँ पर डेबिट करते 1000 को, तब तो बिल्कुल सही था, आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लाने की ज़रूरत यानी इसको सुधारने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों जगह सही है। लेकिन इंटरेस्ट और डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया और यहाँ पर आपका उसका इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो 1000 का डिफरेंस हो गया कैश बुक में और पासबुक में। तो इसको सुधारने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है बात। इसके बाद डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, मतलब हम बैंक के कस्टमर हैं, हम बिजनेस के ऑनर हैं या बिजनेस हमारा है, और क्या हुआ यहाँ पर कि हम कुछ बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर देके रखे थे। जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का पैसा बार बार बैंक वाला हमसे मांगने आता था कि भैया इंश्योरेंस का पैसा दीजिए, कोई बोलता था रेंट दीजिए जिस पे आप बिजनेस चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दीजिए। बहुत सारा ऐसा पेमेंट है जो हमको करना पड़ता है, यानी एक बिजनेस को करना पड़ता है। अब बार बार हम उसके लिए परेशान होते हैं, तो हमने बैंक वाले को स्टैंडिंग ऑर्डर दिया, स्टैंडिंग ऑर्डर दिया और ये कहा कि बार बार हमसे पूछने मत आइए, बार बार हमको कस्टमर को मत भेजिए। आप एक काम करिए, अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो हम आपको ये स्टैंडिंग ऑर्डर देते हैं, मतलब ये कहते हैं कि हमसे पूछने मत आइएगा, आप डायरेक्टली मेरे अकाउंट से पेमेंट कर दीजिए, हमसे पूछने मत आइएगा। जैसे प्रीमियम वगैरह का पेमेंट होता है ना, तो ये सब कुछ पेमेंट आप कर दीजिएगा, हमसे पूछने मत आइएगा। बोला ठीक है, आप जैसा ऑर्डर दीजिएगा हम वैसा करेंगे। तो बैंक वाला जो है वो क्या किया कि मेरे बिहाफ में, मतलब बिजनेस के बिहाफ में वो पेमेंट कर दिया। 1000 का प्रीमियम था, पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट कर दिया, हमको तो याद नहीं था कि स्टैंडिंग ऑर्डर वगैरह देकर रखे, या याद भी होगा, लेकिन बैंक वाले ने इसको डिडक्ट कर लिया। फिलहाल जब वो डिडक्ट किया तो इसका इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं था। यहाँ से तो पैसा कट गया प्रीमियम वगैरह का, या रेंट था या इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी पेमेंट करना होगा, आपने जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर दिया होगा, यहाँ से पैसा बैंक वाले ने आपके ऑर्डर पे काट दिया, आपसे पूछने नहीं आया। यहाँ से हटाते हैं, आपके अकाउंट से पैसा कट गया, इसका इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपको नहीं था। दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया और इस डिफरेंस को हम सुधारेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करके। क्लियर है। तो पहला रीजन क्या था आपका, टाइम गैप की वजह से, डिफरेंसेस काउज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। टाइम गैप की वजह से ये सारा डिफरेंस आया कैशबुक और पासबुक में, जिसकी वजह से आपको बीआरएस बनाना पड़ा। अगर आप इसको छोड़ भी दोगे तो समय के साथ ये
अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब क्रेडिटर को अगर पैसा बैंक वाले ने इशू किया, आपके अकाउंट से कटा, मतलब आपने उसको क्रेडिट किया और बैंक वाले ने अगर इसको डेबिट नहीं किया, प्रेजेंट नहीं हुआ, तो समय के साथ प्रेजेंट कर दिया जाएगा, वो अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन फिर भी टाइम गैप की वजह से ये सारा डिफरेंस आता है और बिजनेसमैन जो ये चाहता है कि इन डिफरेंस को हम जानें कि क्यों मेरे कैशबुक में और पासबुक में डिफरेंस है, तो इसीलिए वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। तो पहला रीज़न टाइम गैप की वजह से। दूसरा रीज़न जो है आपका डिफरेंसेस काउज्ड बाय एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। अब कुछ मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है, जिसकी वजह से भी दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। अगर हो सकता है वो गलती आपके कैशबुक में हो सकता है कि गलती पासबुक में हो। दोनों में अगर कुछ भी गलती होता है तो भी दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा और उसको हम बीआरएस बना करके सुधारेंगे। देखते हैं क्या क्या रीज़न है। एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस बाय द फर्म। पहले बिजनेस फर्म यानी कैशबुक में, बिजनेस फर्म क्या मेंटेन कर रहा है कैशबुक में, तो कैशबुक में कुछ गलती हो गया होगा, कुछ एरर हो गया होगा, जिसके वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा। क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। चेक्स इशूड टू अ क्रेडिटर। एक मिनट हम जरा चेक कर लेते हैं। चेक इशू जो किया गया है, चेक इशूड टू अ क्रेडिटर बट omitted to be recorded in the कैश बुक। अब क्या है, चेक इशू किया गया है क्रेडिटर को और कैश बुक में आप उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए। चेक इशू किए हैं, इसका मतलब कि आपके कैश बुक में आपने क्या किया होगा, 1000 से क्रेडिट किया होगा और बैंक वाला जो है 1000 से इसको डेबिट करेगा। लेकिन गलती क्या हुआ कि आप चेक तो इशू कर दिए, बैंक से पैसा तो कट जाएगा, लेकिन आप इसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए। भूल होता है, भूल जाते हैं, कभी कभी होता है, हर इंसान से गलती होती है, अकाउंटेंट से भी गलती होती है। तो यहाँ पर जो है वो मिस्टेक हो गया, आप ऑमिट कर दिए, मतलब कि गलती से आप इसको, आपका छूट गया, आपको क्रेडिट करना था, छूट गया। तो बैंक से तो पैसा कट जाएगा क्योंकि आपने चेक इशू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आपसे भूल हो गई, दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया और बीआरएस बना के हम इसको सुधारेंगे। इसके बाद दूसरा रीजन क्या है देखते हैं, क्या गलती हुई है। चेक्स डिपॉजिट इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड कैश बुक। इस बार उल्टा हुआ है, चेक डिपॉजिट किए हैं बैंक में, तो यहाँ पर मान लो कितने का चेक, जितना रख लो, 2000 रुपये का चेक डिपॉजिट किए, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो दोनों जगह प्लस हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। लेकिन गलती क्या हो गया, देखिए गलती क्या हुआ, फर्म के अंदर जो कैशबुक में क्या गलती हो गया, ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन कैशबुक। आपने कैशबुक में रिकॉर्ड करना ही इसको भूल गए, छूट गया आपसे, गलती हो गई। गलती हो गई तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया, और जब डिफरेंस आ गया तो हम इसको सुधारेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना करके। थर्ड रीजन क्या है, एरर इन दी टोटलिंग और बैलेंसिंग दी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब टोटलिंग या बैलेंसिंग कर रहे हैं तो उसमें भी अगर कोई मिस्टेक हो गया, मान लीजिए टोटल कर रहे हैं, ज़्यादा हो गया या कम आपने टोटल किया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। मान लो इधर बैलेंस करने में ही आपका 1000 रुपये आया, बैलेंस कर रहे हैं तो 1000 रुपये आपका बैलेंस आया, फेवरेबल बैलेंस, लेकिन 1000 का बैलेंस को आपने गलती से या तो 500 मान लिया या 500 से ज़्यादा मान लिया, तो बैलेंसिंग करने में या टोटलिंग करने में मिस्टेक आपसे हो गया। लेकिन क्या बैंक में भी वो मिस्टेक होगा? नहीं, दोनों जगह मिस्टेक नहीं होगा। तो एक जगह मिस्टेक हुआ, दूसरी जगह सही है, तो डिफरेंस आ जाएगा और डिफरेंस को हम बीआरएस में ला करके सुधारेंगे। इसके बाद एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द बैंक। अब बैंक वाले से यानी पासबुक में कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो भी डिफरेंस क्रिएट होगा। मान लो आपने पैसा डिपॉजिट किया, 1000 रुपये आपने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन बैंक वाला से क्या हो गया कि बैंक वाले से गलती हो गई कि उसने अभी तक क्रेडिट नहीं किया है। क्रेडिट नहीं किया है तो दोनों जगह डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस आएगा तो हम इसको बीआरएस बना करके सुधारेंगे। क्लियर है बात? तो मैंने आपको बीआरएस का कंसेप्ट समझाया, मीनिंग समझाया, और किस वजह से कैशबुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस है, ये सारे रीज़न को मैंने आपको बताया। ये सारे रीज़न को आप ध्यान में रखोगे। इसी डिफरेंस को सुधारने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर दोनों जगह सही हो, मतलब कैशबुक भी सही, पासबुक भी सही, हमें कोई सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है तो इस डिफरेंस को हम सुधारेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना करके, और फर्म की
बिजनेस की अपनी मर्जी, वो चाहे तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए चाहे तो ना बनाए, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। यानी जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहीं भी नहीं आएगा, ये चैप्टर हमको कहीं भी हेल्प नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कुछ सवाल इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।